बैक टू सीजी शिक्षा मैडी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बेस पे तरंग के माध्यम से। तो अभी हम लोग देखते हैं समतल पृष्ठ से तरंग का परावर्तन। समतल पृष्ठ से तरंग का परावर्तन किसके माध्यम से होगा, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर आप लोगों का जो तरंगे के माध्यम से होता है, जो श्रोता के बेस पे रहता है, स्थिर रहता है। एक आप लोग ध्वनि स्थिर रहता है, श्रोता क्या रहता है, गतिमान होता है। क्लियर। तो समतल पृष्ठ से तरंग से परावर्तन के माध्यम से भी हम लोग इस पे देखेंगे। तो ये भी 3 कंडीशनों के आधार पे होता है भाई, 3 कंडीशनों के आधार पे होता है। पहला, जब ध्वनि स्थिर हो, ध्वनि स्थिर हो और श्रोता गतिमान हो। ध्वनि स्थिर हो और श्रोता क्या हो भाई, गतिमान हो। ध्वनि स्थिर हो और श्रोता क्या हो भाई, गतिमान हो। तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि ध्वनि स्थिर हो और श्रोता क्या हो भाई, गतिमान हो। तो ध्वनि स्थिर हो और श्रोता क्या हो भाई, गतिमान हो। तो इसके अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ध्वनि स्थिर हो और श्रोता गतिमान हो। तो समतल पृष्ठ से तरंग का परावर्तन के माध्यम से देख सकते हैं जब ध्वनि स्थिर हो और श्रोता क्या हो, गतिमान हो। और दूसरा क्या होता है भाई, ध्वनि श्रोता स्थिर हो, श्रोता स्थिर हो और ध्वनि गतिमान हो। ध्वनि गतिमान हो। तो एक के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान हो, श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो। तीसरा, जब ध्वनि और श्रोता जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो। और चौथा, जब ध्वनि और श्रोता दोनों स्थिर हो। क्लियर। तो ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान हो। पहला क्या हो जाएगा, ध्वनि स्थिर हो और श्रोता क्या हो, गतिमान हो। और श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो। जब ध्वनि श्रोता दोनों गतिमान हो, जब ध्वनि श्रोता दोनों स्थिर हो। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान हो, श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो। जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो और जब ध्वनि और श्रोता दोनों स्थिर हो। तो ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान हो, श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो। जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो और जब ध्वनि और श्रोता दोनों स्थिर हो। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जब ध्वनि स्थिर हो और श्रोता गतिमान हो, श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो। जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो, जब ध्वनि श्रोता दोनों स्थिर हो। तो जब ध्वनि स्थिर हो और श्रोता गतिमान हो, श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो। और जब ध्वनि श्रोता दोनों गतिमान हो तो फिर हो जाएगा जब ध्वनि श्रोता दोनों स्थिर हो, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। तो समतल पृष्ठ से तरंग का परावर्तन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग पास तरंग का माध्यम और उसकी उपस्थिति भी होना आप लोगों को क्या है, ज़रूरी है भाई। कि उपस्थिति के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और उपस्थिति किसके माध्यम से भी रहेगा, इस चीज़ को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्वनि स्थिर हो और श्रोता क्या हो भाई, गतिमान हो। और श्रोता स्थिर हो और ध्वनि गतिमान हो। और जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो, जब ध्वनि और श्रोता दोनों स्थिर हो। तो समतल पृष्ठ से तरंग का परावर्तन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसके बेस पे देख सकते हैं समतल पृष्ठ से तरंग का परावर्तन। जब ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान हो, श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो। जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो और जब ध्वनि और श्रोता दोनों स्थिर हो। तो ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान हो, श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो। जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो, जब ध्वनि श्रोता दोनों
स्थिर हो। तो इसके अनुरूप भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे आएगा और किसके एकरूडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान हो, श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो, जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो, जब ध्वनि और श्रोता दोनों स्थिर हो। तो समतल पृष्ठ से तरंग का परावर्तन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ध्वनि स्थिर हो और श्रोता गतिमान हो। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किसके अंतराल में रहेगा। तो ध्वनि स्थिर हो, दूसरा श्रोता गतिमान हो, फिर श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो, जब ध्वनि श्रोता दोनों गतिमान हो, जब ध्वनि श्रोता दोनों स्थिर रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अनुरूप रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान हो, श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो, जब ध्वनि श्रोता दोनों गतिमान हो और जब ध्वनि श्रोता दोनों स्थिर हो। तो इसके अनुरूप में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये चारों कंटेंट के एक रोडिंग में क्या क्या रहेगा और ये रिफ्लेक्शन के बेस पे भी आपके पास क्या कंटेंट आएंगे। तो समतल पृष्ठ से तरंग का परावर्तन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये कंटेंट के अनुसार से आता है, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जब एक मंद तथा तीव्र ध्वनि मिल करके 20 स्पंद बनाता है क्योंकि इसमें 20 स्पंद को जानना भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलकर एक 20 स्पंद बनाता है। एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलकर के एक 20 स्पंद बनाता है क्लियर। यहाँ से देखिए कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनाता है। तो दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। क्या काल कहते हैं भाई, 20 स्पंद काल कहते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं, क्लियर। तो ये 20 स्पंद काल के लिए आपके जो शर्तें हैं इसको भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है कि दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो और दोनों तरंगों का आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो यहाँ पर भी 20 स्पंद की शर्त को भी यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं। दो ध्वनि तरंगों से हमें क्या प्राप्त होते हैं, 20 स्पंद प्राप्त होते हैं। दो ध्वनि तरंगों से हमें क्या प्राप्त होती है भाई, 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो, क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम समान हो, दोनों तरंगों के एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो यहाँ पर भी हम लोग 20 स्पंद की शर्तें के अनुसार से जान सकते हैं कि दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाली 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें, दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में
एक ही रेखा में गतिशील हो तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। और 20 स्पंद की शर्तें के माध्यम से देखते हैं तो दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान हो और दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनाता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो 20 स्पंद की शर्तें के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। 20 स्पंद की शर्तें दो ध्वनि तरंगों से हमें 20 स्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान हो और दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में रहे। एक आप लोग स्ट्रिंग के माध्यम से रहता है, कर्ता के माध्यम से रहता है, इस तरीके से रहता है। मिनिमम वैल्यू के बेस पर रहता है और मैक्सिमम के बेस पर रहता है। क्लियर? तो एक को मिनिमम के बेस पर देख सकते हो और एक को आप लोग मैक्सिमम के बेसिस पे आप लोग इस तरीके से देख सकते हो भाई। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग के माध्यम से रहता है, एक गर्त के माध्यम से रहता है। ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। क्लियर? तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग के बेसिस पे रहता है, गर्त के बेसिस पे रहता है। स्ट्रिंग गर्त के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के बेसिस पे क्या रहेगा और गर्त के अनुरूप में भी क्या रहेगा। तो स्ट्रिंग गर्त के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समांतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। क्या काल कहते हैं? 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? 20 स्पंद की आवृत्ति कहते हैं। तो 20 स्पंद की आवृत्ति के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कि यहाँ पर ये किसके बेस पे रहेंगे। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक 20 स्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को 20 स्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले 20 स्पंदों की संख्या को 20 स्पंद की आवृत्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पर 20 स्पंद की शर्तें के अनुरूप में भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि दो ध्वनि तरंगों से हमें क्या क्या मिलता है और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के
एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि एक मंद के बेस पर आता है और एक तीव्र ध्वनि के बेस पर आता है। एक को हम लोग तीव्र ध्वनि के बेस पर देखेंगे और एक को हम लोग मंद ध्वनि के बेस पर देखेंगे, ठीक है। तो मंद ध्वनि के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और तीव्र ध्वनि के माध्यम से भी जान सकते हैं, क्योंकि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक विस्पंद बनता है, दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल के बेस पर क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को विस्पंद काल कहते हैं। क्या काल कहते हैं? विस्पंद काल कहते हैं। तो विस्पंद काल के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किसके एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि मंद और तीव्र दोनों ध्वनि मिलाकर के क्या क्या बनते हैं और ये क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके माध्यम से रहेंगे और किसके बेस पे रहेंगे। तो मंद के माध्यम से जान सकते हैं और तीव्र के माध्यम से जान सकते हैं, क्लियर, कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। विस्पंद की शर्तें, दो ध्वनि तरंगों से हमें विस्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किसके एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर के एक विस्पंद बनाता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को हम लोग विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं, क्लियर। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक विस्पंद बनाता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समय अंतराल को विस्पंद काल कहते हैं और एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति भी कहते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये किसके अनुरूप में रहेगा और किसके बेस पे रहेगा। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। विस्पंद की शर्तें, दो ध्वनि तरंगों से हमें विस्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर के एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। विस्पंद की शर्तें, दो ध्वनि तरंगों से हमें विस्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों के आयाम समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। विस्पंद की शर्तें, दो ध्वनि तरंगों से हमें विस्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, यदि दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक विस्पंद बनता है। दो क्रमिक तीव्र ध्वनियों के बीच के समयांतराल को विस्पंद काल कहते हैं। एक सेकंड में सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की संख्या को विस्पंद की आवृत्ति कहते हैं। विस्पंद की शर्तें, दो ध्वनि तरंगों से हमें विस्पंद प्राप्त होते हैं यदि दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर हो, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान हो, दोनों तरंगे एक साथ एक ही दिशा में एक ही रेखा में गतिशील हो। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। तो दोनों तरंगों की आवृत्ति के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ये दोनों तरंगों का आयाम समान के बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर
कर सकते हैं कि एक मंद तथा एक तीव्र ध्वनि मिलाकर एक विस्पंद बनाता है, दो क्रमिक ध्वनियों के बीच में होता है। अब यहाँ पर इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो मेन कॉन्सेप्ट बता रहा था आप लोगों के पास, यहाँ पर इस कंटेंट में आते हैं कि यहाँ पर हम लोग जब देख रहे थे कि समतल पृष्ठ से तरंग का परिवर्तन। अब यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कंटेंट के बेस पे मैं क्या बताया था, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ कंटेंट में क्लियर, कि जब ध्वनि स्थिर हो और जब श्रोता गतिमान हो, जब ध्वनि क्या हो, स्थिर हो और श्रोता क्या हो भाई, गतिमान हो, और जब श्रोता स्थिर हो ध्वनि गतिमान हो, जब ध्वनि श्रोता दोनों गतिमान हो, जब ध्वनि श्रोता दोनों स्थिर हो। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो चलिए, ध्वनि स्थिर हो और श्रोता गतिमान हो, और श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो, जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो, जब ध्वनि और श्रोता दोनों स्थिर हो, तो समतल पृष्ठ से तरंग का परावर्तन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो पहला ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान के बेस पे देख सकते हैं, दूसरा श्रोता स्थिर हो और ध्वनि गतिमान हो, इसके बेस पे देख सकते हैं, और तीसरा जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो, और चौथा जब ध्वनि और श्रोता दोनों स्थिर हो। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान हो, और श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो, और जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो, जब ध्वनि और श्रोता दोनों स्थिर हो, तो समतल पृष्ठ से तरंग का परावर्तन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ध्वनि स्थिर हो, श्रोता गतिमान हो, श्रोता स्थिर हो, ध्वनि गतिमान हो, और जब ध्वनि और श्रोता दोनों गतिमान हो, और जब ध्वनि और श्रोता दोनों स्थिर हो। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो प्रगामी तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे, पहला प्रगामी तरंग हो गया था, और दूसरा अप्रगामी तरंग, तीसरा यांत्रिक तरंग, चौथा अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए, प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हैं, अप्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हैं, यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बेसिस पे भी जान सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किसके अंतर्गत आएगा। तो प्रगामी तरंग के माध्यम से अप्रगामी तरंग, यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो प्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरा अप्रगामी तरंग के माध्यम से जान सकते हैं, फिर यांत्रिक तरंग, फिर अनुप्रस्थ तरंग, फिर अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रगामी तरंग होता है, फिर अप्रगामी तरंग होता है, फिर यांत्रिक तरंग होता है, फिर अनुप्रस्थ तरंग होता है, फिर अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो प्रगामी तरंग के अकॉर्डिंग में आ जाएगा, फिर अप्रगामी तरंग के बेस पे आ जाएगा, फिर यांत्रिक तरंग के बेस पे आ जाएगा, फिर अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे आ जाएगा, फिर अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे आ जाएगा। तो प्रगामी तरंग के माध्यम से देख सकते हैं अप्रगामी तरंग, फिर यांत्रिक तरंग, फिर अनुप्रस्थ तरंग, फिर अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि प्रगामी तरंग किसके अनुरूप होता है, अप्रगामी तरंग किसके अनुरूप होता है, यांत्रिक तरंग किसके अनुरूप होता है, अनुप्रस्थ तरंग किसके अनुरूप होता है, अनुदैर्ध्य तरंग किसके अनुरूप होता है। क्लियर। प्रगामी तरंग में जब माध्यम समान कला में होते हैं, जब माध्यम समान कला में होती है एवं तरंग समान क्षेत्र में अध्यारोपित होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो वह
प्रगामी तरंग कहलाता है, प्रगामी तरंग के अंतर्गत आता है, प्रगामी तरंग के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो प्रगामी तरंग के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। किसके बेस पे? प्रगामी तरंग के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। किसके बेस पे देख सकते हैं? प्रगामी तरंग के बेस पे देख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग तरंग के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं, किसके माध्यम से? तरंग के माध्यम से, कि ये तरंग किसके अनुरूप होता है? समान कला के बेस पे होता है, आयाम के बेस पे होता है, कि आवृत्ति के बेस पे होता है, कि आवर्तकाल के बेस पे होता है। क्लियर। तो समान कला के रूप में अध्यारोपित हो रहा है कि विपरीत कला के माध्यम से हो रहा है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। तो जब माध्यम समान कला में होती है एवं तरंग समान क्षेत्र में अध्यारोपित होती है, तो वह प्रगामी तरंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रगामी तरंग के अंतर्गत आता है। तो प्रगामी तरंग के बेस पर भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब माध्यम समान कला में होती है एवं तरंग समान क्षेत्र में अध्यारोपित होती है, तो वह प्रगामी तरंग के अनुरूप होता है। किसके अंतर्रूप होता है? प्रगामी तरंग के अनुरूप होता है। तो प्रगामी तरंग के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। जैसे कि हम लोग वहाँ पर देख रहे थे कि प्रगामी तरंग किसके अनुरूप होता है, तो प्रगामी तरंग के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते थे। ये प्रगामी तरंगें किसके अनुरूप होती है और ये प्रगामी तरंगें किसके अनुसार होते हैं। क्लियर। तो प्रगामी तरंग के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आप लोगों को बताए थे कि ये दोनों किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होता है। जैसे प्रगामी तरंग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्नलिखित विशेषताएं थी। ये तरंगें किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। एक नियत चाल से क्या होती है? आगे बढ़ती है। क्लियर। यहाँ पर बताया गया था कि ये तरंगें किसी माध्यम में एक नियत चाल से क्या होती है? आगे बढ़ती है। कि किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला क्या होती है? कि ये तरंगें किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है, एक नियत चाल से। ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू के बेस पे होती है। ठीक है। इसके बेस पे आप लोग एक नियत चाल के माध्यम से आगे आप लोग पास ये बढ़ती है कि ये किसके अनुरूप में होती है? समान के बेस पे। ठीक है। इसके बेस पे है अगर 5 सेकंड के बेस पे, तो यहाँ पर भी 5 सेकंड के बेस पे, यहाँ पर भी 5 सेकंड के बेस पे। इन दोनों के बीच में भी 5 है, इन दोनों के बीच में भी 5, इन दोनों के बीच में भी 5 के बेस पे जाएगा। क्लियर। तो प्रगामी तरंग की विशेषताएं के अंतर्गत हम लोग जब भी देखते हैं भाई, तो यहाँ पर आता है कि किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्न विशेषताएं होती है। ये तरंगें किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। एक नियत चाल से क्या होती है भाई? आगे बढ़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक नियत चाल से क्या होती है भाई? आगे बढ़ती है। तो किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो ये तरंगें किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। क्या से बढ़ती है भाई? एक नियत चाल के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो नियत चाल के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये इसके बेस पे होता है और किसके अकॉर्डिंग में होता है। तो किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्न विशेषताएं होती है। ये तरंगें किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। तो किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्न विशेषताएं होती है। ये तरंगें किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। प्रगामी तरंग की विशेषताएं किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्न विशेषताएं होती है। ये तरंगें किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। ये तरंगें किसी माध्यम में एक नियत चाल से क्या होती है? आगे बढ़ती है। तो किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्न विशेषताएं होती है। ये तरंगें किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। क्या उनसे आगे बढ़ती है भाई? तो एक नियत चाल के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो नियत चाल के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अनुरूप रहेंगे और ये किसके बेस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये तरंगे प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से क्या होती है? आगे बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्रगामी तरंगे की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कि किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्नलिखित विशेषताएं होती है कि ये तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत जब हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत को इसके अकॉर्डिंग में किए थे, ठीक है, अटैचमेंट करके देखे थे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत में क्या है? अटैचमेंट के बेस पे कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में क्या होती है? संचरित होती है,
जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। सरल आवर्त क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। क्लियर? तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुरूप भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ संचरित होती है, एक साथ क्या होती है? संचरित होती है। क्लियर? तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ संचरित होती है, एक साथ क्या होती है? संचरित होती है भाई। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है, एक साथ संचरित होती है भाई। एक साथ क्या होती है भाई? संचरित होती है। देख लीजिए यहाँ पर कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर विचरित करती है, मतलब सरल आवर्त करके कंपन करने लगती है। कंपन करती है, कोई भी स्थिति होती है अपने माध्य स्थिति के, इसको माध्य स्थिति बोलते हैं। माध्य स्थिति बीच की स्थिति सापेक्ष, इधर एक बार कंपन होता है, 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 बराबर। ये यहाँ से हम लोग आवृत्ति भी निकाल सकते हैं और आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आवृत्ति और आवर्तकाल के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आवृत्ति का अपोजिट, आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल होता है ये, ठीक है। और आवृत्ति और आवर्तकाल के बेस पे हम लोग देखते हैं तो इनका गुणनखंड 1 के बेसिस पे भी होता है। क्लियर? तो यहाँ पर अध्यारोपण के स्वरूप में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे इस कंटेंट के एकोर्डिंग में रहते हैं, दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के कंटेंट में रहते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के बेस पे रहते हैं। किसके बेसिस पे रहते हैं? माध्य स्थिति के बेसिस पे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अनुरूप रहेंगे और किसके बेस पे रहेंगे। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम के कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है। जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में
दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है, जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्तन कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम के कणों के अनुसार, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रत्येक तरंग माध्यम के कणों के अनुसार अपने कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम के कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के बराबर होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम के कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है, जिससे कि कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी जो तरंग होता है, परिणामी जो क्या होता है भाई, तरंग होता है, ये इसके अनुरूप होता है। तो इसके अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये सदिश योग से आप लोग पास जो विस्थापन के माध्यम से करेंगे तो ये किसके अनुरूप आएगा। अब यहाँ पर जब कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं यहाँ पर बता रहा था भाई, डायग्राम के बेस पे यहाँ पर मैं क्लियर किया था कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्रगामी तरंग के माध्यम से कि जब माध्यम के समान कलम होती है एवं तरंग समान क्षेत्र में अध्यारोपित होती है तो वह प्रगामी तरंग के अंतर्गत आती है। अप्रगामी तरंग भी इसी के अनुरूप होती है, लेकिन यहाँ पर समान कला के बेस पे ये नहीं होती। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आप लोगों का ये दो तरंगें आती हैं यहाँ से, ठीक है। एक माध्यम के बेसिस पे होता है, माध्यम के अनुसार, एक माध्यम से विपरीत होती है, एक माध्यम से क्या होती है, विपरीत। क्लियर। एक को हम लोग श्रृंग और गर्त के हिसाब से देखते हैं, श्रृंग व गर्तों के अनुसार
एक को हम लोग श्रिंग व गर्ता के बेसिस पे देखते हैं, जो कि दोनों के अनुरूप में क्या रहता है, अटैचमेंट के बेस पे रहता है कि प्रगामी तरंग के बेस पे क्या होता है, अप्रगामी तरंग के बेस पे क्या होता है, यांत्रिक तरंग के बेस पे क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे क्या होता है, और अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से क्या होता है। इसके अनुरूप में देखे थे, ये दोनों कंटेंट के अनुसार से आता है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के बेस में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देखते थे कि जब आप लोग गतिशील पनडुब्बियों या वायुयानों के चालों को ज्ञात करते थे तो इसमें हम लोग दो चीज़ का उपयोग करते थे। इसमें हम लोग कृत्रिम उपग्रह का उपयोग करते थे, वेग मापन के बेस पे करते थे, डॉपलर प्रभाव का उपयोग करते थे। क्लियर। तो ये आता था आप लोग पास कि कृत्रिम उपग्रहों के वेग मापन हेतु भी डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता था। क्लियर। तो पहला, कृत्रिम उपग्रहों के वेग मापन हेतु भी डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रहों के वेग मापन हेतु भी डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है, तो इसके अनुरूप हम लोग बताते थे भाई। और दूसरा डॉपलर प्रभाव की सहायता से, डॉपलर प्रभाव की सहायता से सूर्य के घूर्णन, डॉपलर प्रभाव की सूर्य के घूर्णन के चाल का मापन किया जा सकता है, चाल का मापन किया जा सकता है, चाल का मापन किया जा सकता है भाई। क्या किया जा सकता है, चाल का मापन किया जा सकता है। तो कृत्रिम उपग्रहों के वेग मापन हेतु भी डॉपलर प्रभाव का उपयोग भी किया जा सकता है, और इसका डॉपलर प्रभाव की सहायता से भी सूर्य के घूर्णन ऊर्जा की चाल का मापन भी किया जा सकता है। तो ये इस कंटेंट के एक रीडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखे थे, जो कि दोनों क्वेश्चनों के बेस पे आपके पास आया था भाई, कि ये दोनों किस किस कंटेंट के एक रीडिंग में रहते हैं। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं।